अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इब्राहिम शाहपुरे, जूनियर कॉलेज लेक्चरर इन हिस्ट्री सब्जेक्ट फ्रॉम बेगम कमरुन्निसा कारीगर गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड एम.ए. पानगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस सोलापुर। आप तमाम तुलबा और तालिबात का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अजीज तुलबा और तालिबात, आज हम बर आज़म अफ्रीका में यूरोपियन नौ आबादियात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। बर आज़म एशिया की तरह ही अफ्रीका बर आज़म में भी यूरोपियन सयाह पहुँचे। घनेदार जंगल, बड़े तालाब, दलदल और रेगिस्तान पर मुश्तमिल अफ्रीका का इलाका यूरोपियन लोगों के लिए नावाकिफ था। बेल्जियम का राजा लियोपोल्ड दुआम ने कांगो इस मुल्क पर अपना तसल्लुत कायम किया। उसने 1876 में ब्रुसेल्स में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई। यहाँ पर यूरोप के माहिर जुग्राफिया और मुहक्किक मुत्तहिद हुए, जमा हुए। अफ्रीका में इल्म को फ़रोग हासिल हो, तहजीब को बढ़ावा हासिल हो, इसके लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड सिविलाइजेशन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, इस इदारे का क़याम इसी कॉन्फ्रेंस में रखा गया। अफ्रीका में अपने लिए कौन से मौक़े हैं, इस पर गौर फिक्र करने के लिए 1884 में बर्लिन के मुकाम पर यूरोपियन ममालिक का इजलास हुआ। लेकिन इस इजलास में यूरोपियन ममालिक में अफ्रीका के इलाके आपस में किस तरह पुरअमन तरीके से तकसीम किया जा सकता है, ये तय करने के लिए तलब किया गया था। बर्लिन इजलास में बेल्जियम के कांगो पर तसल्लुत को मंजूरी देकर इस इलाके को कांगो फ्री स्टेट के तौर पर मंजूरी दी गई। खुद के ज़ेर असर अफ्रीकी नौआबादियात में इंसानी और कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करने में अगर कोई यूरोपी मुल्क नाकामयाब हुआ तो वो मुल्क इस इलाके को किसी दूसरे काबिल मुल्क के सुपुर्द कर देगा, ये इस इजलास में तय हुआ। जॉर्ज टॉपमन गोल्ड इस अंग्रेज ताजिर ने इंग्लिस्तान में यूनाइटेड अफ्रीकन कंपनी की बुनियाद रखी। इंग्लिस्तान की हुकूमत ने उसे नाइजीरिया में तिजारत की इजाज़त दी। बाद में अंग्रेज़ हुकूमत ने इस कंपनी को अपने कब्ज़े में कर लिया। नाइजीरिया ये अंग्रेज़ हुकूमत के मातहत वाली नौ आबादी थी। जर्मनी का चांसलर यानी सरबराह बिस्मार्क ने 1883 में मगरबी अफ्रीका में जर्मनी की टोगोलैंड पर अपनी पहली नौ आबादी कायम की। बाद में कैमरून और जनूबी अफ्रीका में भी जर्मनी की नौ आबादी कायम हुई। सेनेगाल, गाम्बिया और कांगो के शुमाल के सिमत वाले इलाकों पर फ्रांस ने अपना तसल्लुत कायम किया। 1883 में आइवरी कोस्ट, यहाँ भी फ्रांस ने अपनी नौ आबादी कायम की। बाद में पुर्तगाल के कब्ज़े वाले इलाके दाहुम्बे, इस अफ्रीकी इलाके पर भी फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया। फ्रांस ने 1914 तक शुमाल मगरबी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से लेकर मगरिब में आइवरी कोस्ट तक और फ्रेंच गिनी के इलाके पर अपना तसल्लुत कायम किया। मशरकी अफ्रीका में केप कॉलोनी और नाताल, ये नौ आबादियात इंग्लिस्तान के मातहत, और मोज़म्बिक ये स्पेन के कब्ज़े में था। इंग्लिस्तान, फ्रांस और जर्मनी को मशरकी अफ्रीका के इलाकों में दिलचस्पी थी। इन तीनों ने आपसी मफादात का ख्याल रखते हुए एक मुआहदा किया। इस मुआहदे के तहत जंजबार के सुल्तान को जंजबार
पैम्बा बंदरगाह और मशरकी अफ्रीका का साहिली इलाका देना तय हुआ। मादागास्कर बंदरगाह फ्रांस, अफ्रीका के साहिली इलाके का शुमाली हिस्सा इंग्लिस्तान और जनूबी हिस्सा जर्मनी को देना तय किया गया। 1897 में जर्मनी ने जर्मनी ईस्ट इंडिया कंपनी से मशरकी अफ्रीका का इलाका अपने पास रख लिया। इंग्लिस्तान ने ज़ंजिबार, पैम्बा बंदरगाह, नेसालैंड यानी मालावी ये अंग्रेज हिफाजती इलाके के तौर पर ऐलान किया। इंग्लिस्तान के जेर असर इलाके को ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका के नाम से पहचाना जाने लगा। शुमाली अफ्रीका में मराकश यानी मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस, लीबिया और मिस्र ये ममालिक आते हैं। फ्रांस ने 1830 में अल्जीरिया पर अपना तसल्लुत कायम किया। ट्यूनिस में इटली, फ्रांस और इंग्लिस्तान की दिलचस्पी थी। इस जद्दोजहद में फ्रांस ने बाजी मारकर तुर्की के सुल्तान से ट्यूनिस फतेह कर लिया। बाद में फ्रांस ने मराकश पर भी अपना तसल्लुत कायम किया। इटली ने लीबिया और सारेन का फतेह कर लिया। मिस्र में इंग्लिस्तान और फ्रांस दोनों की दिलचस्पी थी। अंग्रेज़ों ने अस्कंदरिया से काहिरा रेलवे लाइन की तामीर की। बहरे रोम और बहरे अहमर को जोड़ने के लिए सुइज नहर की खुदाई फ्रांसीसी अफसर फर्डिनेंड दी लोपोस की निगरानी में हुआ। शुरुआत में यह काम मिस्र कर रहा था। सुइज नहर के खर्च में बेपनाह इजाफा हुआ। मिस्र को इसके लिए कर्ज लेना पड़ा। कर्ज के सूद की अदायगी करना भी मिस्र के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए सुइज नहर की कंपनी को शेयर यानी हिस्सा फरोख्त करना पड़ा। इंग्लिस्तान ने इस शेयर्स का कुछ हिस्सा खरीद लिया। इस वजह से सुइज नहर पर इंग्लिस्तान ने अपनी इजारादारी कायम की। मिस्र पर इस तरह से इंग्लिस्तान ने अपना तसल्लुत कायम किया और मिस्र पर भी अपना कब्जा जमा लिया। आगे 1922 में मिस्र ये मुल्क आज़ाद हुआ। सूडान ये मिस्र के जुनूब का एक मुल्क है जो मिस्र के मातहत था। मिस्र पर तसल्लुत की बिना पर सूडान पर भी इंग्लिस्तान ने अपना हक जाहिर किया। सूडान के मुकामी हाकिमों ने इस बात की मुखालिफत की। अपने सिपाहियों को सूडान में बगैर मुश्किलात के नकल व हमल हो, इसलिए इंग्लिस्तान ने युगांडा से सूडान रेलवे लाइन तैयार करने की शुरुआत की। दरियाए नील मिस्र की निज़ामे ज़िंदगी थी, जिसका मंबा सूडान में होने से सूडान पर कब्जा करना इंग्लिस्तान के नुक्ते नज़र से बहुत अहम था। फ्रांस ने सूडान पर इंग्लिस्तान के हुकूक को मंजूरी दी, जिसके एवज़ मगरबी अफ्रीका में कुछ सहूलतें हासिल की। मुकामी अवाम की मुखालिफत की परवाह न करते हुए तिजारत और ताकत के ज़ोर पर इंग्लिस्तान ने सूडान पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। अफ्रीका के जुनूबी हिस्से में केप कॉलोनी और नाताल इन इलाकों पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, जबकि ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल के इलाकों पर डच कौम का कब्ज़ा था। जोहानसबर्ग में सोने की कानें मिलने के बाद यूरोपियन ममालिक की दिलचस्पी इन ममालिक में बढ़ने लगी। इंग्लिस्तान ने 1909 तक जनूबी अफ्रीका में अपने कब्ज़े वाली तमाम नौआबादियात को मुत्तहिद करके यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका का नाम दिया। इसी दौरान पुर्तगाल ने अंगोला के इलाके पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। गेनी पोस्ट की कुछ बंदरगाहें और मराकश के कुछ हिस्से पर स्पेन ने
अपनी इजारादारी कायम की। अब तक हमने यूरोपियन नौआबादियात की तारीख का मुताला किया। अगले सबक में हम यूरोपियन नौआबादियात पर हिंदुस्तान के असरात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शुक्रिया।